मैं कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी दिलचस्प चर्चा होने वाली है, क्योंकि खुद घनश्याम तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं और राजेंद्र राठौर जी हैं। आज ये कार्यक्रम रात में 9 बजे से 10 बजे तक जो हमारा नेशनल चैनल पर एक कार्यक्रम आता है, जिसमें हम वीक के तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है नहले पे दहला टक्कर, उसमें आएगा। और मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वो जितना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं हम उन तक पहुंचते हैं और उनको इस कार्यक्रम हमारे नहले पे दहला टक्कर में उनके सवालों को शामिल करते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, और आपके पास भी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, खास तौर पर घनश्याम तिवारी जी के लिए भी, राजेंद्र राठौर जी के लिए भी। तो आप सबकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। आपकी अनुमति है? नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज राजस्थान के मंच का दिन है और हम हाजिर हैं नहले पे दहला टक्कर लेके जयपुर से। जयपुर में चुनावी बिसात बीत चुकी है। दिसंबर नवंबर में यहां पर विधानसभा चुनाव की बिसात बिछी हुई थी, लेकिन अब बारी लोकसभा चुनाव की है। बड़ा उलटफेर हुआ था राजस्थान में और अशोक गहलोत की सरकार आई थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार गई थी, लेकिन इसका 2019 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राज्य में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। घनश्याम तिवारी जी, जो कि जिंदगी भर बीजेपी के साथ जुड़े रहे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो मैं घनश्याम तिवारी जी के इस नए रोल के लिए आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप करतल ध्वनि से, तालियों से उनका इस नए रोल में स्वागत करें। घनश्याम तिवारी जी, आपका हमारे मंच पर भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैं राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता और तेज तर्रार चेहरा राजेंद्र राठौर जी। सबसे पहले मैं घनश्याम तिवारी जी के पास ही आना चाहता हूं। तिवारी जी, जब आपको लोग कहते हैं कांग्रेसी नेता, तो आपको कैसा लगता है? बात यह है कि मैं बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहा, पूरी जिंदगी लगभग। पूरी जिंदगी में, लेकिन पिछले 4 साल से मैं लगातार संघर्ष करता रहा। और 4 साल के संघर्ष के बाद मैंने अपनी एक पार्टी बनाई। पार्टी नहीं चली तो हमने तय किया कि राजस्थान में 2 दलीय व्यवस्था है, और इसलिए मैं कांग्रेस के साथ गया। आपको क्या लगता है, जिसकी आपने आइडियोलॉजिकल खिलाफत की, जिसकी आपने आइडियोलॉजिकल मुखालफत की, जिसको लेकर आप जिंदगी भर सड़कों पर और सड़क पर संघर्ष करते रहे, विधानसभा में संघर्ष करते रहे, उनके साथ एकाएक बैठ जाना आपको थोड़ा मिसमैच लगता है? एकाएक नहीं बैठा। मैंने 25 जून को जो पत्र लिखा, वो पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि त्यागपत्र जब मैंने भारतीय जनता पार्टी से दिया था तो मैंने लिखा था कि मैं आपातकाल के खिलाफ लड़ा, लेकिन अब मुझे अघोषित आपातकाल नजर आ रहा है और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे रहा हूं। किसकी वजह से आपको यह अघोषित आपातकाल लगता है? वसुंधरा जी की वजह से या और किसी की वजह से? मैंने उसमें दोनों बातें लिखी थी, राजस्थान का भी लिखा था और केंद्र का भी लिखा था। आपने किसको जिम्मेदार ज्यादा ठहराया था इस मैंने अघोषित आपातकाल के लिए? अमित शाह जी को पत्र लिखा था जी, और मैंने कहा था कि मैंने भिन्न भिन्न मुद्दे उठाए हैं। जैसे मैंने काले कानून का मुद्दा उठाया था, गेग का कानून बना था यहाँ पर, मैंने उठाया विधानसभा में और अंत में सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। मैंने मुख्यमंत्रियों को आजन्म सुविधा देने की बात का विरोध किया विधानसभा में। विधानसभा के बाहर मैंने आंदोलन भी किया और अंत में अभी राजस्थान के हाईकोर्ट में वर्तमान सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि यह कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिन मुद्दों को मैंने उठाया और उन मुद्दों को लेकर मैं सड़क पर गया और उन मुद्दों के कारण से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। अघोषित आपातकाल राजेंद्र राठौर जी लगा हुआ है। इस अघोषित आपातकाल के घनश्याम तिवारी जी के आरोप को आप किस तरह से लेते हैं और किस तरह से घनश्याम तिवारी जी के इस आरोप का जवाब देंगे वो साथी जो आपके बगल की टेबल पे बैठे थे? मैं तो यही कहूंगा, क्या से क्या हो गया बेवफा, इतना लंबा साथ रहा। आगे भी बोल दीजिए, बेवफा तेरे प्यार में, ये भी बोल दीजिए। छात्र राजनीति में था तो घनश्याम तिवारी हमें हमेशा परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए आगाज किया करते थे। और दीनदयाल जी के नाम पर जो पूरे राजस्थान में आपने एक विचारों के आधार पर एक राजनीतिक दल बनाया, मैं समझता हूं घनश्याम जी से पूछूंगा, आज भी वो दल कायम है? उस दल के प्रदेश अध्यक्ष आज भी इनके सपुत्र है। क्या जब इन्होंने कांग्रेस के मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से माला पहनी
तो क्या दीनदयाल जी की उस मूर्ति पर रखी हुई लगी हुई उनके घर में, मुझे मालूम है एक बड़े से अच्छे से कोने पर, क्योंकि मैं इनके घर पर कई बार गया हूं, आज भी दीनदयाल जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, उन पर रखी वो माला आज भी वहां कायम है, या आपके उस कांग्रेसी माला के साथ वो माला भी हट गई? वो पार्टी जिस पार्टी के आधार पर दीनदयाल जी के नाम पर सिद्धांत की बात आपने कही थी वो कहाँ चली गई? आज अघोषित आपातकाल की बात इस लोकतंत्र में हम करें, मैं समझता हूं कि बेमानी बात है। एक अंतराल के पश्चात लोक को वो अवसर मिलता है उस तंत्र को बनाने का, और लोक ने तंत्र बना दिया। और असली आपातकाल के लिए मुझे समय याद आ रहा है जब विधानसभा के अंदर मीसाबंदियों को पेंशन देने की बात चल रही थी। घनश्याम तिवाड़ी जी बार बार लोकतंत्र सम्मान निधि की बात कर रहे थे, लोकतंत्र सेनानी की बात कर रहे थे। उस आपातकाल के अंदर जब इन्होंने अपने दर्द को बयां किया, उस आपातकाल के अंदर जिसमें लोकशाही टूट गई थी इस देश के अंदर, उस समय जिस प्रकार की बातें मैं इनके मुख से सुन रहा था, असली उस आपातकाल के जनकों के उस गोद में बैठना। तिवाड़ी जी ज्यादा दिन बैठेंगे नहीं, आखिर हमारे अपने हैं, किसी न किसी चौराहे पर फिर टकराएंगे हम, किसी चौराहे पर फिर टकराएंगे। घनश्याम तिवाड़ी जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या दीनदयाल जी की, उपाध्याय जी की वो मूर्ति आपके घर में आज भी कायम है और क्या वो हमेशा कायम रहेगी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं वफा करता रहा, ये जफा करते रहे। तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माननीय दीनदयाल जी की वो मूर्ति आपके घर में लगी है और लगी रहेगी? घर पर है, लगी रहेगी? हाँ, लगी रहेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आइडियोलॉजिकल धुर विरोधियों के साथ में जाना और राहुल गांधी जिंदाबाद आपको कहना पड़ेगा, आपको ये भी कहना पड़ेगा चौकीदार के बारे में कांग्रेस का नारा, जब आप कहेंगे तो आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाएगी। देखिए, मैं बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, दो प्रकार का भारतीय लोकतंत्र में इस समय जो चुनाव होने वाला है, उस समय जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों के कारण से मैं कांग्रेस पार्टी में गया। वो मुद्दे सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हालत हुई, सब जानते हैं कि ईडी की क्या हालत हुई, सब जानते हैं कि सीबीआई की क्या हालत हुई, सब जानते हैं सीबीसी की क्या हालत हुई, सब जानते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति किस प्रकार से हुई, सब जानते हैं इन बातों को। ये आधार स्तंभ है भारतीय लोकतंत्र। तो जिस समय लोकतंत्र टूट रहा था आपातकाल में, उसलिए भी लड़ा था, और अब जब लोकतंत्र की जड़ें खोदी जा रही तब भी लड़ रहा हूं। तो मैं रक्षक के, लोकतंत्र के रक्षक के रूप में गया हूं, उनको राजस्थान में दूसरा दल और कोई है नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो मैंने सवाल आपसे पूछा कि जब आप कांग्रेस के लिए वोट दो कहेंगे तो कहीं आपके मुंह से ये तो नहीं निकल जाएगा भाई बीजेपी के लिए भी दे दो? ये नहीं कहूंगा। क्यों इसलिए नहीं कहूंगा? जुबान है, फिसल जाती है। पिछले 5 साल से जिंदगी भर की कमाई है कि बीजेपी के लिए वोट दो, कहीं मुंह से निकल तो नहीं जाएगा? ये बीजेपी के सोचने की बात है कि जिंदगी भर की कमाई जिस आदमी ने उनके साथ की, उसको ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये उनके सोचने की बात है। अगर ये थोड़ा सा भी अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच लेंगे तो उसमें उनको मेरा दर्द समझ में आ जाएगा। मैं अभी बोल देता हूं, राजेंद्र जी कलेजे पे हाथ रखिए और सोचिए कि घनश्याम तिवाड़ी जी जो राजेंद्र राठौर जी को कह रहे हैं उसमें कितना दम है। क्या वाकई ये बीजेपी के लिए सोचने की बात है कि आखिर घनश्याम तिवाड़ी जैसा नेता क्यों कांग्रेस के अंदर शामिल हुआ? देखिए, मैं उन दिनों से घनश्याम तिवाड़ी जी को जानता हूं जब पूरे देश में ये नारा लगता था, जनसंघ के लिए किस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। और आज यकायक व्यक्तिगत टकराव के कारण से घनश्याम जी ने ये निर्णय लिया। मैं समझता हूं, मैंने पहले भी कहा था, मैं इनको एक राजस्थान का नहीं देश का अच्छा पार्लियामेंट्रियन मानता हूं। आज भी इनकी बहसों को हम बड़े अच्छी तरह पढ़ने का काम करते हैं, पर एक छोटे से मोड़ पर आके अपना पूरा गुमनामी के जिंदगी में जाने का काम उस महासमुंदर में कूदे हैं। और मैं समझता हूं जिस परिवारवाद के खिलाफ आपने हमेशा बात कही, आज उसी परिवारवाद के एक ऐसे नेता जिनका पूरा जीवन दूसरे देशों में बीता, जो हमारी संस्कृति से जिनका लेना देना नहीं, हिंदुस्तान के गांव से जिनका परिचय नहीं, और उस पार्टी को आपने छोड़ा है। एक चाय बनाने वाला व्यक्ति, यही लोकतंत्र का ही कमाल है। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की परिकल्पना को साकार होते हम जब देखते हैं, जब एक चाय बनाने वाला व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री बने और गुजरात के मुख्यमंत्री से उनके कदम देश के प्रधानमंत्री तक चले जाएं। मैं समझता हूं सच्चा लोकतंत्र यही है। घनश्याम तिवाड़ी जी आज निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता के नाम से जब पुकारा तो इनके बोझिल कदम में देख रहा था, कदम उठ रहे थे,
पर कदम मंच पर आने से पहले कदमों में वो तेजी, वो तीखापन नहीं था जो हमेशा घनश्याम तिवाड़ी के नाम से हुआ करता था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, क्योंकि जितना संघर्ष इन्होंने किया है हमारी शेखावाटी के अंदर, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में इनका एक योगदान रहा है। तो अब भी निर्णय आदमी लेता है, कई बार किसी भावुकता से लेता है। मैं तो इस मंच से अपील कर रहा हूं उनको, आओ फिर लौट चलो अपने घर की ओर। आओ फिर लौट चले। तिवारी जी, मैं राजेंद्र जी क्या को ये कदम सुबह का बोला राजेंद्र शाम को घर वापस जाएगा मैं राजेंद्र जी बीजेपी के घर? मैं राजेंद्र जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, इनकी भावनाओं की कदर भी करता हूं। लेकिन उनको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी वो आदत नहीं है कि चलते समय मेरे कदम लड़खड़ा जाएं। वो प्रवृत्ति से मैं दूर हूं। राजेंद्र जी, मैं आपकी पूरी बात को सुन नहीं पाया, कौन सी प्रवृत्ति मैं से वो आप आप कह रहे थे कि जब घनश्याम जी चलते आ रहे वक्त थे, कदम लड़खड़ा जाएं, उस प्रवृत्ति से दूर है वो। तो मेरे कहा वो कदम लड़खड़ाने वाली बात मेरे अंदर जाते नहीं कभी। जिस तरफ आप देख रहे हो इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे देवी देवताओं के समय से भी सुरापान की बात हम सुना करते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। खैर, मैं ये कहूँगा कि कदम आपके लड़खड़ाए या नहीं लड़खड़ाए, मुझे तो सिर्फ एक बात का बता दो। एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है दीनदयाल वाहिनी, आज भी राजस्थान के निर्वाचन में उसका रजिस्ट्रेशन है। क्या आप तो खुद संविधान को पढ़ने वाले व्यक्ति हो, बिना पार्टी को विलय किए आपको किसने अधिकार दे दिया था कि आप पार्टी के संस्थापक के रूप में उन सारे लोगों को जो दीनदयाल जी के सिद्धांत को लेकर पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पर थे, उनसे बिना पूछे उनकी भावनाओं को आहत करके आप एक ऐसी पार्टी और ऐसे नेता जहां एक तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी अगर किसी पार्टी में हिंदुस्तान में नहीं है तो उसका नाम कांग्रेस है, जो कपोल कल्पित बातें करती है बिना आधार पर, जिस प्रकार के सगुफे फेंकने का काम कांग्रेस कर रही है, उस कांग्रेस से घनश्याम जी कितने दिन का सफर रहेगा आपका? घनश्याम जी, मेरा सवाल इसके सप्लीमेंट करते हुए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में वंशवाद है? देखिए, वंशवाद हिंदुस्तान की, मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टियों में वंशवाद है। कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, डीएमके में भी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में भी है, पटनायक साहब की पार्टी में भी है, अखिलेश जी की पार्टी में भी है। भारत में एक भी पॉलिटिकल मतलब वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति आज ये मानता है कि वंशवाद एक राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक स्वीकार्यता जो लोकतंत्र में है उसको आदमी को स्वीकार करना पड़ता है। तो देश के सभी राजनीतिक दलों का अगर नक्शा उठाकर देखें, चाहे पंजाब में अकाली दल से चलकर चले, चाहे सारे भी चले, तो ये परिवारवाद या परिवार की परंपरा रही है। तो उस परंपरा को लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में स्वीकार कर लिया। ये मेरे मन की बात न होते भी स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार जनता करती है लोकतंत्र में। तो कभी मौका मिलेगा तो इस राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ आप कांग्रेस में बोलेंगे, जैसा आप जिंदगी भर बोलते आए हैं? मैं लोकतंत्र में वंशवाद के खिलाफ हूं और मैं हमेशा इस बात पर बोलता रहा हूं, लेकिन जो योग्यता के आधार पर आते हैं और जिनको जनता चुन लेती है, उस जनता का जो उस चुनाव का मैं विरोध नहीं कर सकता। राजेंद्र राठौर जी, यहां पर सवाल आप पर जो कांग्रेस आरोप लगाती है वो ये कहती है कि परिवारवाद तो भाजपा में है, वहां पर संघ परिवारवाद है। उस परिवार से निकला ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, उस परिवार से ही निकला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, उस परिवार से ही निकला कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। इस क्रिटिसिज्म को कांग्रेस के आप किस तरीके से लेते हैं? आपने ये सवाल गलत पूछ लिया। अगर घनश्याम जी से यह सवाल पूछते, संघ ने जो दीक्षित करने का काम किया वो ऐसे कार्यकर्ताओं को किया जो घनश्याम जी ज्यादा अच्छी तरह बता सकते थे। और मैं समझता हूं संघ पर शायद घनश्याम जी मेरी इस टिप्पणी से सहमत होंगे कि एक ऐसा संगठन जिसने देश के अंदर राष्ट्रवाद से लेकर संस्कारों के निर्माण करने की बात कही, वो निश्चित तौर पर वो कारखाना है जिसके अंदर से ऐसे लोग तैयार होते हैं जो देश के मान और सम्मान के साथ, देश की संस्कृति के साथ और एक तरह से अपने सिद्धांतों के साथ अड़िग रहकर काम करने वाले लोग हैं। आज मैं भी संघ विचारधारा से उस प्रभावित जरूर हूं, पर मैंने भी संघ के किसी ओटीसी या किसी उसमें मैंने अपने आप को दक्ष करने का काम नहीं किया। पर जब नजदीकियों से जाकर इस संगठन को देखते हैं तो लगता है कि निश्चित तौर पर ऐसे संगठन आज की आवश्यकता है, कल की आवश्यकता है और इन्हीं संगठनों के आधार पर हमारा ये देश एक बार पूर्ण वैभव पर पहुंचेगा
और हम फिर कह पाएंगे कि हमारी संस्कृति इस विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति है। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये भी एक परिवारवाद है जिसका कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि संघ परिवारवाद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और संघ परिवार से निकला ही कोई व्यक्ति एक उच्च पद पर पहुंच सकता है बीजेपी के अंदर? अनेकों उदाहरण होंगे जिन जो संघ से नहीं निकले होंगे। यहाँ योग्यता एक मापदंड है और निश्चित तौर पर संघ ने जिनको दीक्षित किया, अगर उनमें योग्यता है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसमें आप इसको एक तरह से परिवारवाद और संघवाद को एक साथ जोड़कर देखना मैं समझता हूं बेईमानी होगा। क्या संघ की अच्छी टीचिंग्स को आप कांग्रेस के नेताओं को समझाएंगे जो आपको मिली हैं? प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न करेंगे आप? तो आप मुझे बताइए कि संघ में सबसे अच्छी बात क्या है जो आप कांग्रेस के नेताओं को समझाना चाहेंगे, जो कांग्रेस हमेशा से संघ परिवार की धुर विरोधी रही है। अगर उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस किसी से हैं तो वो संघ परिवार से, बीजेपी से कम है। संघ परिवार से उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन संघ ने जो छुआछूत समाप्त करने का और जातीयता समाप्त करने का काम किया, वो बहुत बड़ा काम। तो आज भी आप संघ की तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस में होते हुए? इस काम को तो मैं देखिए, पार्टी कार्रवाई कर सकती है। घनश्याम तिवारी जी, पार्टी कार्रवाई कर सकती है अगर आपने संघ परिवार का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी 50 साल तक जिसमें जहां रहा हूं, मैं विचारधारा में संतुष्ट था, इसलिए तो रहा। लेकिन अब लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हुआ है, उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं कांग्रेस में आया हूं। पर मैं बीच में बोलूंगा, घनश्याम जी बड़ी रिस्क ले लिया आपने, बड़ा खतरा मोल ले लिया। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। ये यहाँ से बात राहुल गांधी जी के कानों में पहुंच गई। संघ की आप प्रशंसा कर रहे हो और कांग्रेस को संघ के ढांचे में ढालने की बात कर रहे हो। मैं समझता हूँ अभी पांव जमे नहीं। मैं 50 साल ये मैंने छोटे भाई के रूप में आपको सलाह दी है। अभी पांव जमे नहीं और आपने इस पूरे कांग्रेस में संघ के उन संस्कारों को डालने की बात कर दी, तो अगर ये बात आगे नहीं बढ़े तो ज्यादा अच्छी रहेगी। नहीं, तिवारी जी, इसको हमारे यहाँ कहते हैं उल्टा बयाना ले लिया कि आप अभी नए गए हैं कांग्रेस के अंदर और नए जाकर कांग्रेस को यह समझा रहे हैं कि संघ की अच्छी बातें सीखो। नहीं, मैंने जो कुछ अच्छा सीखा वो किसी से भी सीखा हो, गुरु कोई भी हो सकता है। जो बात अच्छी मैंने सीखी है वो बात मैं सबको बताऊंगा, लेकिन मैंने जो मूल प्रश्न उठाया है वो लोकतंत्र की रक्षा का उठाया है, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं वहां पर गया हूं, क्योंकि इस समय लोकतंत्र की संस्थाओं को नष्ट करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज बुलंद कर रही है और उस आवाज की बुलंदी के साथ में हूं। मैं उस सवाल पर जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अगर आपके सामने हो, और आप तो उनके उपस्थिति में ही पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर आपके सामने हैं और वो कहते हैं आपको कि संघ की 2 अच्छी बातें बताओ, तो आप आगे जाकर संघ की कौन सी 2 अच्छी बातें राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करेंगे? मैं कहूंगा कि मुझे ही देख लो, मैं ये अच्छा हूं। तो फिर कहीं वो तो ये नहीं, राहुल गांधी जी ये तो नहीं कह देंगे कि ये तो बड़ी गलती हो गई हमसे, रॉन्ग नंबर डायल हो गया घनश्याम तिवारी जी के रूप में? मैं आया हूं और इसलिए अच्छी बात है कि मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए आया हूं। परिवार की 4 पीढ़ियों ने अलग अलग समय पर शासन किया या राजनीति की धुरी बनी रहे। आज उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर राजस्थान ने हिंदुस्तान का आवाम कितना विश्वास करेगा, ये नेपथ्य में है। पर मैं नहीं समझता, चाहे जीएसटी हो, चाहे जिसको गब्बर टैक्स कहते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, चाहे नोटबंदी हो और चाहे बेरोजगारी हो, ये सब कोई मुद्दे बनने वाले नहीं। मुद्दा सिर्फ एक ही है, आज हमारा देश अपने मान सम्मान और अपने आप को शक्तिशाली देश की श्रेणी में शामिल कर रहा है। हम इस विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और जिस प्रकार का करारा जवाब हमारे पड़ोसी मुल्क को हमने पहली बार उसकी शेर की मांद में जाकर हमने जो हमला किया है, मैं समझता हूं राष्ट्रवाद से ओतप्रोत देश है और देश के सामने अब एक ही चेहरा है। और इस चुनाव के अंदर उम्मीदवार गौण हो जाएंगे और सिर्फ एक चेहरा रहेगा, नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी। आपको लगता है कि राहुल गांधी का चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएगा या बटे हुए विपक्ष का चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएगा? बिल्कुल टिक पाएगा। कोई भी ये नहीं जानता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई चेहरा उस समय सामने नहीं था। देवगौड़ा कांग्रेस में तो पता है राहुल गांधी ही बनेंगे और तो कोई बन नहीं सकता। आज की चर्चा में कर रहा हूं, और मनमोहन सिंह जी जब बने थे 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस समय वो चेहरा नहीं थे। इसलिए ये कहना चेहरा कौन सा है, कांग्रेस का चेहरा राहुल जी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और कांग्रेस ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री का काम हम चुनाव के बाद तय करेंगे। तो आने दो, चुनाव होने दीजिए,
विभिन्न राजनीतिक दलों ने विभिन्न प्रकार के गठबंधन विभिन्न प्रांतों में किए हैं और पहले भी हिंदुस्तान में इस प्रकार की सरकारें बनी और अटल बिहारी जी वाजपेयी ने भी 24 दलों की सरकार चलाई है। इसलिए सरकारें 24 दलों की हो, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है और एक दल की सरकार ने भी कई बार बढ़िया काम नहीं किया। इसलिए गठबंधन की सरकार तो समय की आवश्यकता है और गठबंधन की सरकारें बन रही है। एनडीए भी गठबंधन है, यूपीए भी एक गठबंधन था, तो गठबंधन की सरकारें चलती है और गठबंधन की सरकारें देश को बहुत कुछ अच्छा देकर भी जाती है। परमाणु बम का अगर परीक्षण अटल जी ने किया था तो गठबंधन की सरकार थी। नहीं, मैंने आपकी आज बात भी मानी, गठबंधन की सरकार है। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है, और यही सवाल राजेंद्र राठौर जी के सामने कि जब एक तरफ जनता राहुल गांधी का चेहरा देखेगी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा देखेगी तो जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका क्या आकलन है? देखिए, अब लोकतंत्र का समर सज चुका है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है, अगर उनके गठबंधन में जुड़े हुए दलों में हिम्मत है, तो अपने सरदार की घोषणा करें, अपने कप्तान की घोषणा करें, अपने अगवा की घोषणा करके बताए तो सही कि ये चुनाव वो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उस प्रकार के भानुमति का जो पिटारा है, उसके अंदर आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, उनकी नीति क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, उनके मुद्दे क्या है, वो क्या मुकाबला करेगा। एक प्रति जी हमारे कहा करते हैं गांव में, कहाँ राम राम और कहाँ टेंटे हैं, ये फर्क है दोनों में। राम राम और टेटे का फर्क है। घनश्याम तिवारी जी, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ये कह देती कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और राहुल गांधी की लीडरशिप में तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बनी तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कांग्रेस के चाहे गठबंधन की सरकार, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का काम है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर आप अपनी बात तो उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उठाते हैं आप जिंदगी भर। मैं जो बात बता रहा हूं वो आपको सुन लीजिए। तमिलनाडु है, डीएमके से कांग्रेस का समझौता है तो एआईडीएमके से बीजेपी का समझौता है। इसी प्रकार विभिन्न जो प्रांत हैं, उन प्रांतों में सबका अपना अलग अलग समझौता है और उन समझौते के आधार पर अब गांधी परिवार को आप कहना चाहते हैं तो ये परिवार 30 साल से तो सत्ता में था ही नहीं, फिर भी सरकारें चली है, फिर भी पार्टी अध्यक्ष रहे। इसलिए ये कहना, और चुनाव केवल एक चीज पर नहीं होता। अगर अटल बिहारी वाजपेयी फील गुड पर आए थे तो उनके चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव में कैंडिडेट भी होता है, राज्य सरकारों का जो पक्ष विपक्ष है वो भी होता है और जो चुनाव पत्र में घोषणाएं की जाती है वो भी होता है और देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न प्रकार के वातावरणों में मिलकर जो लोग आते हैं वो सारे काम होते हैं। सब एकीकृत होने के बाद में चुनाव का रिजल्ट आता है और मुझे विश्वास है कि इस बार का चुनाव का रिजल्ट लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। तो आप ये क्यों नहीं कहते राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा? वो उनके लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा तो राहुल जी के पक्ष में जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र का पर्याय हो गए? पर्याय इस समय तो है, पर्याय है। राजेंद्र राठौर जी, राहुल गांधी लोकतंत्र का पर्याय हो गए हैं, ये घनश्याम तिवारी जी का कहना है। देखिए जी, वो व्यक्ति जो अचानक लोकसभा में चलते चलते अपना भाषण देकर कब छुट्टी पर चला जाए, पूरा देश ढूंढता रह जाए, जो पाश्चात्य संस्कृति से जिनकी जीवन शैली रही हो, जिनको आज भी इस हिंदुस्तान के गांव गली कूचे की ज्ञान नहीं हो और जिन्हें यह मालूम नहीं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की पहली पाठशाला जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं हो और सीधे ही ऊपर से नामजद होकर घर की पार्टी ऊपर से नामजद हो जाते हैं, कभी भैया अगुवाई करने लग जाते हैं, कभी बहन अगुवाई करने लग जाती है। अगर ये लोकतंत्र का प्रयाव है इस देश के अंदर, तो मैं समझता हूं कि घनश्याम जी जैसे, जिनको मैं बड़ा विचारक और चिंतक मानता हूं, इनका चिंतन इतने छोटे दिनों में, कुछ ही दिनों में कैसे विकृत हो गया, मुझे इसकी खोज करनी पड़ेगी, शोध करना पड़ेगा। चलिए, खोज और सोच करेंगे, लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और अन्य मुद्दों की तरफ भी चलते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एयर स्ट्राइक को लेकर है। सैम पित्रोदा को जानते हैं आप? जी जानता हूं। वो राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, ये भी जानते हैं आप? ये भी जानता हूं। आप मुझे ये बताइए, सैम पित्रोदा ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत दिए जाएं और अगर कोई 5 या 10 आतंकवादी कोई आतंक की घटना करके जाते हैं देश से, तो उसके लिए एक पूरे देश पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या आप उनके इस बयान को उचित मानते हैं? देखिए, मैं उस बयान को मैंने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन मैं अपनी बात सर पूरे देश में चर्चा में। घनश्याम तिवारी जी, आप जैसा पार्लियामेंटेरियन अगर ये कहे कि आपने सैम पित्रोदा का बयान नहीं पढ़ा तो गले नहीं उतरेगा। सार पर आ रहा हूं। मैं मानता हूं कि भारत में जितनी घटनाएं हो रही हैं
चाहे बम्बई की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे उरी की घटना हो, उन सब घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान के जो आतंकवादी गुट काम कर रहे हैं उनका हाथ है और उसके खिलाफ सारे राष्ट्र को एकजुट होकर बात करनी चाहिए। तो आप ये सलाह सैम पित्रोदा को देंगे? टेलीफोन कर दीजिए उनको, मोबाइल नंबर नहीं हो तो मैं देता हूं। आप मेरी तरफ से कर दें, जी आप मेरी तरफ से कर दें कि नहीं, मैं क्यों करूं सर? आप उनकी पार्टी के नेता हैं, मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरा काम तो 4 सवाल पूछना है और जनता के सामने इस बात को रखना कि क्या सच है और क्या गलत। मैंने जवाब दे दिया कि मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। नहीं, अगर आप मैं जानता हूं कि भारत में जितनी आतंकवाद की घटनाएं घटी है, वो जैसे मोहम्मद हो चाहे कोई हिजबुल मुजाहिदीन हो, सबका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है और सारा दुनिया इस बात को जानती है और इन सारी घटनाओं के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। आप पत्र तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, नहीं कुछ तो एक ईमेल ही लिख दीजिए या पूछ लीजिए सैम पित्रोदा का मोबाइल नंबर क्या है, उनको बता दीजिए कि भारत में जितनी घटनाएं हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब वो कांग्रेस पार्टी ने भी उनके स्टेटमेंट को एक दिया, बताया कि वो उनका व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय है क्या राजेंद्र राठौर जी? इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर क्या किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है? और घनश्याम तिवारी जैसे नेता क्यों सैम पित्रोदा का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं। बचाव तो कर रहे हैं सर आप। नो, मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता हूं, साफ बात कर। चलिए, ये दूसरी बात हो गई जिसमें आप पार्टी से इतर राय रखते हैं। सैम पित्रोदा जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन की अगुवाई कर रहे हो, जिनके बयान पर पूरे देश के अंदर बुद्धिजीवियों की अलग प्रतिक्रिया आई हो, क्रियाएं आई हो, उनके बयान से अनभिज्ञ घनश्याम जी जैसा व्यक्ति हो मुझे मालूम नहीं। परंतु ये बात सही है कि पुलवामा की घटना के बाद जिस प्रकार की कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री जी ने की, उनका 56 इंच सीना वाला बयान सही साबित हुआ। मुझे वो समय याद है, घनश्याम जी आपको याद होगा, आप और हम विधानसभा में थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में सैनिकों के सर काटने की घटना हुई थी और उस वक्त हमारी संसद ठप हो गई। 7 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य की मांग करते करते उस समय आपने भी बड़े तीखे बयान दिए थे। क्या उसी संगठन, उसी सरकार के इसी प्रकार के कृत्य के साथ, सैम पित्रोदा के इस बयान के साथ आपको सामने खड़ा नहीं हो जाना चाहिए था? कांग्रेस के अंदर ही सही, पर वहां भी आप बेबाक अपनी बात कहेंगे, ऐसी उम्मीद आपके पुराने व्यक्तिगत तौर पर आप जिस प्रकार का स्वभाव आपका रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है और आप इस घटना को लेकर निश्चित तौर पर आपके मन में भी देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ होगा कि माकूल जवाब मिला है। पड़ोसी मुल्क जो एक तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया था, उसको माकूल जवाब मिला है। घनश्याम तिवारी जी बताइए, क्या आप गलत को गलत कहने की ताकत रखेंगे कांग्रेस के अंदर? जो ये कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा गलत है तो गलत है। मुझे अभी कांग्रेस में 26, 27, 28, 29 3 ही दिन हुए हैं। 3 दिन काफी है सर, पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। 3 दिन हुए हैं और अब मैं, जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं लोकतंत्र में किसी भी पार्टी में अपने मुखर विचार रखने के लिए जाना जाता हूं। राजेंद्र जी राठौड़ इस बात को जानते हैं कि मैं जब अपनी बात रखता हूं तो वो सबके सामने रखता हूं, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो। जो बात मुझे पसंद आएगी, जो राष्ट्र में हित में होगी, वो बात मैं पार्टी के मंच पर भी रखूंगा। राजेंद्र राठौर जी, यहां पर एक सवाल आपसे जो पूरे देश के कई सारे लोगों के मन में है और कांग्रेस पार्टी जिसको लगातार पूछ रही है। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात की, सैनिकों का पराक्रम था, हम सब उसको सलाम करते हैं और जो भी उसके खिलाफ कोई बात कहेगा या टिप्पणी करेगा उसको हम ये कहेंगे कि आपकी टिप्पणी सैनिकों के लिए और देश के हिसाब से ठीक नहीं है। ये बात तो उचित हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि पुलवामा के अंदर इतना आरडीएक्स कैसे आया कि हमारे सैनिक ही उस ब्लास्ट के अंदर मारे गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी देश के अंदर कि इस तरह के एक्सप्लोजिव मटेरियल आराम से ट्रेवल हो रहे थे और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जांच नहीं कर पाई और न ही इसकी भनक लगी। पुलवामा की घटना कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई इस प्रकार की लोमहर्षक घटनाएं हमारे सामने आ चुकी है। अब जिस प्रकार का नेटवर्क काम कर रहा है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसको तोड़ने के लिए शुरुआत होती है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में निश्चित तौर पर जिन एजेंसियों को काम करना चाहिए और जिन एजेंसियों को इस बात की कमी खामी ढूंढनी चाहिए कि ये घटना भविष्य में नहीं हो, वो उसमें लगे हुए हैं। इस प्रकार के सामरिक विषय पर सार्वजनिक तौर पर जितनी चर्चा से बचा जा सके
हमें उस चर्चा से बचना भी चाहिए। क्या वाकई चर्चा से बचना चाहिए? क्या ये सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी का घनश्याम तिवारी जी गलत है कि पुलवामा में टेररिस्टों के हाथों जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट के अंदर जहां सघन चेकिंग होती है वहां पर इतने किलो आरडीएक्स कैसे आया? देखिए, दो प्रकार के इसमें इश्यू हैं। पहला, कोई भी आतंकवादी हमला और सरकार की ओर से या सेना की ओर से की गई कार्रवाई, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं। लेकिन ये पूछना कि घटना क्यों घटित हुई, घटना में क्या लैप्सेज रहे, जब उन्होंने हवाई जहाज से जाने के लिए कहा था तो हवाई जहाज उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई, ये बातें ऐसी है जिसके लोकतंत्र में पूछी जानी चाहिए। इसलिए इसके दो पहलू, एक पहलू राष्ट्र रक्षा में एक साथ खड़े होने का है और एक पहलू हमारे जो आदमी चले गए वो किसकी गलती से चले गए उसका है। दोनों प्रश्न, एक प्रश्न पूछना चाहिए और एक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। घनश्याम तिवारी जी, मैंने अभी अभी कहा कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। भले से आपके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 3 दिन हुए हों, लेकिन अशोक गहलोत सरकार, उसने सबसे बड़ा वादा अगर किसी का किया था तो वो किसानों की कर्ज माफी थी। लेकिन अभी तक, दिसंबर से लेकर आज तक, किसानों की पूरी तरह से कर्ज माफी राजस्थान में नहीं हो पाई है। क्या आपको नहीं लगता ये अशोक गहलोत सरकार की वादा खिलाफी है? ये बिल्कुल वादा खिलाफी नहीं है। कर्ज माफी के आदेश हो गए हैं, 2 लाख तक के कर्ज माफी के आदेश हो गए हैं, उनके कैंप भी लग रहे हैं। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के कारण से कुछ छूट रहे होंगे, बाकी ये काम बहुत सफलतापूर्वक राजस्थान में 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का हुआ है। इसके लिए मैं अशोक गहलोत जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। नहीं, राहुल गांधी ने तो कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 और 10 के बाद कर्ज माफ तो हो नहीं पाया। 10 तो कई बार गिने जा चुके हैं। माफ हो गया, माफ होने के आदेश हो गए, माफ होने के लिए कैंप लग गए, कैंपों के अंदर कार्रवाई हो गई, इस प्रकार के स्टेटमेंट भी आ गए। इसलिए इस सारा काम प्रक्रियाधीन है, एक दिन में काम पूरा नहीं होता है, प्रक्रिया के अधीन चल रहा है, प्रक्रिया के अधीन ये काम पूरा होगा। आदेश सरकार के हो गए, कैंप सरकार के लग गए, लोगों को कागज भी मिल क्या और कैंप मिल लगना ही रहे काफी था? क्या जमीन पर कर्ज माफी हो पाई है लोकसभा चुनाव आते आते तक? देखिए, 10 बार 10 दिन गुजर गए हैं। सरकार 102वां दिन अपना पूरा कर रही है। पूरा कर्ज माफी की बात जब सरकार ने की तो राजस्थान में 59 लाख किसान हैं, उनको लगा जिन पर 99,696 करोड़ का कर्जा है, हमारा कर्जा माफ होगा। सरकार ने यू टर्न लिया और पूर्ण कर्जे के बजाय अल्पकालीन, वो भी डिफॉल्टर किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज भी जो हमारी कोडिफाइड बैंक, अलग अलग बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनके लिए सरकार नीति बनाने में लगी हुई है, नीति बनी नहीं। एक फुट्टी कोड़ी एक भी किसान के खाते में कर्जा माफी की आज तक नहीं गई। मैं समझता हूं आने वाला समय है, किसान इसका बदला भी लेगा, पर यह सरासर वोट ठगने के लिए, वोट की फसल काटने के लिए किसान के साथ धोखा किया गया है। एक भी किसान के खाते में 1 रुपया अगर गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि इतने किसान के खाते में इतने रुपए गए? कितने किसान के खाते में 1 भी रुपया गया? घनश्याम तिवारी जी, आंकड़ा दे दिए, ये तो आपको जबानी रटे होने चाहिए। कितने अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं आप, हैं उसके हिसाब से। आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सही आंकड़ा नहीं है, हुआ ही नहीं हुआ है। कैंप लगे हैं, कैंपों के कर्ज माफी के उनको वो कागज दिए गए हैं और बैंकों से, भूमि विकास बैंक और केंद्रीय बैंकों से कर्ज माफ हुए हैं और बैंकों का 2 लाख तक का कर्जा वसूल करने का किसानों के पास जो पत्र आते थे, वो सारे बंद हो गए हैं और ये काम पूरा हुआ है। इसलिए इस काम को, जो काम जितना हुआ है उतना उस काम की प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा, जनता से ही पूछ लेते, क्या किसानों के कर्ज माफ हुए हैं? ये जनता की एक सुर में आवाज है और ये ऐसी आवाज है जिसको आपको सुनना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। ये चुनाव की आवाज सुनी है और जो नहीं हुआ काम हुआ उस काम को शीघ्र पूरा कराने के लिए सरकार को प्रयत्न करना ही है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका वादा था, आपका नहीं, आप जिस पार्टी में 3 दिन से आए हैं, उसका वादा था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उस पर भी कोई काम नहीं हो पाया। सरकार ने घोषणा की है कि 3500 रुपया दिया जाएगा और सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राजेंद्र जी, घनश्याम जी, सरकार ने वादा किया था राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार को 3500 रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और ये कहा था बस सरकार बनी नहीं, अगले महीने से आपके खाते में 3500 रुपये आएगा। राजस्थान के अंदर 33 लाख ऐसे बेरोजगार हैं जो शिक्षित की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने 10+2 कर रखा है, जो बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता रखते हैं। सरकार ने शर्तें बदल दी और यह कह दिया कि हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम इंदराज कराओ और 2 साल तक के लिए 3000 रुपये देंगे।
मतलब कहां 33 लाख किसान कहां 72,000 पर लाके खड़ा कर दिया। और एक नया पैसे का अगर भत्ता राजस्थान में किसी बेरोजगार को मिला है तो मैं राजनीतिक रूप से जो दंड मुझे ये मंच देगा वो दंड लेने के लिए तैयार बैठा हूं। घनश्याम जी, जो दंड देगा वो लेने को तैयार है राजेंद्र राठौर सरकार जी। ने घोषणा की, सरकार ने घोषणा वीर तो सभी आदेश सरकारें जारी होती है किए। घनश्याम तिवारी जी, अपनी घोषणा बात- वीर तो सभी सरकारें होती है, लेकिन जमीन पर क्या गया इससे फर्क जमीन पड़ता है। पर उन्होंने नियम बना दिए, प्रावधान कर दिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनको ही मिलेगा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और चूंकि चुनाव की आचार संहिता लग गई है इसलिए प्रक्रिया उसके बाद ही पूर्ण हो पाएगी। सबको पता था आचार संहिता लगने वाली है तो पहले काम होना था तिवारी जी। लेकिन दो सवाल जनता से फिर मैं वाइंड अप करूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है, लेकिन आप तक माइक पहुंचे उससे पहले मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि राफेल पर लेकर एक नारा दिया गया इस चुनाव के अंदर, चौकीदार चोर है। क्या आपको लगता है कि वो नारा जनता के बीच जाकर आपको डैमेज करने के लिए कैपेबल है? देखिए, राफेल पर अलग अलग मंचों पर कई बार बहस हुई, लोकसभा में बहस हुई, कांग्रेस निरुत्तर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी गई। सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है, ये साफ कह दिया राफेल डील के अंदर किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई। मैं समझता हूं देश के लोग जानते हैं, वो चौकीदार की चौकीदारी से एक तरह से उसके प्रशंसक बने हुए हैं और उनके कहने से चौकीदार चोर नहीं होगा। चौकीदार तो इस देश का रक्षक है और रक्षक ही रहेगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि जेपीसी का गठन हो जाए और जेपीसी का गठन होकर उसकी सारी जांच हो जाए, सीएजी की रिपोर्ट जेपीसी के सामने रखी जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक आखिरी सवाल बताइए। मेरा सवाल घनश्याम जी से है। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ उद्घाटन करने के लिए गहलोत साहब आए थे। उनका विरोध छात्रों ने किया कि हमारा वेतन भत्ता कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में 1 मार्च से वेतन, ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये आ जाएगा। अभी तक एक भी छात्र, एक भी बेरोजगार ऐसा नहीं है। उनके गहलोत साहब के ओपन मंच पर वादा किया उन्होंने कि 1 मार्च से जो बेरोजगारी भत्ता आपका आ जाएगा। अभी तक एक भी युवा ऐसा नहीं है जिसके बेरोजगारी भत्ता है। आपकी बात मैं उन तक पहुंचा दूंगा। नहीं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं आया? यही इसका जवाब जवाब भी, दूंगा मैं। इसका जवाब भी आपसे ही बनता है। क्यों मैं 3 दिन में तो इसी लायक हुआ हूं कि मैं वहां तक पहुंचाऊं आपकी बात को। तो 3 दिन में आवाज नहीं पहुंच, उनकी आवाज तो आप तक पहुंच गई, आपकी आवाज गहलोत तक हाँ, वो वहां तक पहुंच पहुंचेगी, जाएगी। गहलोत जी तक हाँ, पहुंचेगी। पहुंच जाएगी। हाँ। चलिए, जी, आप दोनों का मैं- बहुत मैं- बहुत मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा घनश्याम जी आपसे। मेरा नाम है कर्नल देवानंद गुर्जर। आपके बहुत सारे कुछ विषय जो मैं सुन रहा था चर्चा के दौरान, सब मैं मानता हूं आप भी अपने मन से उनमें कन्विंस नहीं होंगे और वो चर्चा के विषय हैं। पर एक विषय जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने नोटबंदी को टेररिज्म से जोड़ करके कहा कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया जैसा मैं समझ पाया। इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, पर मैं सैनिक होने के नाते और मैं टेररिज्म से जुड़ा होने के नाते जो यहां बैठी ऑडियंस है, आपको भी बताना चाहूंगा कि जब ये नोटबंदी का फैसला आया उस समय मैं कश्मीर में मौजूद था, नंबर 1। नंबर 2, इस फैसले के कारण सामरिक दृष्टि से, जैसे अभी हमारे राठौर साहब बता रहे थे कि सारी चर्चा नहीं की जा सकती, पर मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूं, उसने उग्रवाद की कश्मीर में कमर तोड़ी थी। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, मैं उग्रवाद की- आपसे जानना चाहूंगा, एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कौन से तथ्य बताना चाहते हैं, कौन सा टेररिज्म का आपका नॉलेज आप मेरे से शेयर करना चाहेंगे जनता से, जो ये प्रूव करे, ना कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो। ठीक है, ठीक थैंक है। यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ही आपके प्रश्न का जवाब है, जिसमें इन तीनों बातों की चर्चा करके कहा गया है कि नोटबंदी इन तीनों कामों में पूर्णतः विफल हो गई है। ऐसी कोई रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है भी क्या? जी हाँ, है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 99.इतने% रुपए जमा हो गए, कालाधन का काम नहीं हुआ। जो नोट छपते थे फर्जी टेरर फंडिंग के लिए, वो 24.9% बढ़ गए हैं। और इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं को तो हम लगातार देखते ही जा रहे देखिए, हैं। आतंकवाद की घटना पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी टिप्पणी करे, मैं इसको सही नहीं मानता, ना ही उन्होंने टिप्पणी की है। सिर्फ उन्होंने एक बात टेरर कही फंडिंग कि कितना पैसा नोटबंदी के समय में वो तो दिया था फिगर वो कितना वापस सर्कुलेशन में आ गया, उस बात को लेकर अगर आप उसकी समीक्षा करें या उस पर व्याख्यान करें तो दूसरी बात है। पर रिजर्व बैंक को यह अधिकार ही नहीं कि वो नोटबंदी और टेररिज्म की बात को जोड़कर कोई बात कहे। ठीक है,
हमारी नहले पे दहला टक्कर की हम समाप्ति यही करते हैं। आज हमारे दो महत्वपूर्ण नेता थे हमारे मेहमान, घनश्याम तिवारी जी जो कि 3 दिन पहले ही कांग्रेस में आए हैं, जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके विचार आपने सुने। राजेंद्र राठौर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपनेता हैं, उनके विचार सुने। लेकिन चुनाव के अंदर और खास तौर पे भारत जैसे वाइब्रेंट लोकतंत्र के अंदर हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, हर की बात सुनी जानी